नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। आज हम आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उन्हें जिस कांच के आवरण में रखा जाता है उसी आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। आपने देखा होगा शीशे के बोतल के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक होता है। जो शीशे का बोतल होता है उसके अंदर का तापमान जो होता है वो अधिक होता है और बाहर का तापमान कम होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से कांच के आवरण बनाए जाते हैं और इन्हीं आवरण को ग्रीन हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग को बेसिकली हिंदी में जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ा खतरा कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ऐसे में आपको भी कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की इस कंप्लीट कह सकते हैं प्रोसेस की या पूरी प्रक्रिया की, तो यहाँ पर इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को समझना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की बात की जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। जो इसमें गैसें होती हैं वो उष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब ये गैसें कौन कौन सी होती हैं, चलिए जान लेते हैं। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव में गैसें हैं वो कुछ जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। बता दें कि कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी से उष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। यानी ये जो गैसें हैं ये पृथ्वी के अंदर जो उष्मा है उसको वायुमंडल में बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में इस प्रकार की गैसों विशेषकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है में लगातार वृद्धि से पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। अब वायुमंडल में क्या है कि इस प्रकार की गैसों से, और कौन सी विशेषकर, तो विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि होने के कारण जो तापमान है वो तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है, जिससे वायुमंडल की उष्मा में वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि होगी तो जो वायुमंडल की उष्मा है, जो गर्मी है, उसमें भी वृद्धि होती रहती है। इसी वृद्धि को ही वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जो ये वृद्धि होती है, तो बता दें कि पॉपुलेशन बढ़ने और मनुष्यों के क्रियाकलापों के कारण CO2 अधिक बढ़ रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अधिक बढ़ रही है और सबसे ज्यादा CO2 के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में उष्मा की वृद्धि होती है, तापमान की वृद्धि होती है, ताप की वृद्धि होती है, यानी एटमॉस्फेयर हीट होता है। और विभिन्न ऐसी गतिविधियां जो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि करती रहती है, तापमान में वृद्धि करती जाती हैं, तो इसी तापमान वृद्धि को ही या इसी उष्मीकरण को ही वैश्विक उष्मीकरण अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आज हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रेजेंस में है, और उन गैसेस की बात करें तो उनके अंदर हमारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोराइन, इसके बाद आती है हमारी मीथेन, इसके बाद हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही मौजूद हैं और कुछ हम इनको रिलीज करते हैं अपनी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए। जैसे आज का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए निकलने वाला धुआं, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम या फिर कोल हम यूज करते हैं उसको जो हम बर्न करके धुआं निकलता है, तो उसमें जो गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा है आज जो ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ही आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हुआ कि ये ग्रीन हाउस गैसेज है, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक कह सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो गैसेज होती हैं ये अपने अंदर आने वाले किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि उसको सोख लेती हैं, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं।
अब दोस्तों जैसे ये जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता है, ये बढ़कर क्या होता है कि ये ऊपर हमारे एनवायरमेंट के लेयर्स में चला जाता है और वहां पर ये इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी इस तरह की सतह पर कोई भी सनलाइट या सन रेडिएशन पड़ता है तो वो कह सकते हैं जो लेयर है वो उसको रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब दोस्तों अगर वो उसको एब्जॉर्ब करेगी तो उसके अंदर जो रेडिएशन है, जो भी हीट उस रे के अंदर है, वो कहीं ना कहीं वहीं पर फंस जाएगी और वो जो हीट है वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं जब एक बड़े अमाउंट में जो सन की रेडिएशन है वो एक लेयर के जरिए एनवायरमेंट में फैलेगी तो उसका कारण होगा हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, जिसमें हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स टेम्परेचर इंक्रीज होने को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताते चलें कि विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने वाला देश कौन सा है? चीन है। जबकि अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश देखा जाए तो अमेरिका है। यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करता है चीन। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन उत्सर्जित करेगा? अमेरिका। अब आपको बताते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं ये ना हो, इसको रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यानी ये ग्रीन हाउस में जो गैसें हैं उनको कम करने के लिए प्रतिबद्धित है, बनाई गई है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर सन 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हमारा जो प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं निरंतर कह सकते हैं कंसिस्टेंटली जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी के साथ साथ अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमको देखने मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है टेम्परेचर बढ़ने का वो है हमारे जितने भी आइसलैंड्स हैं, जैसे हमारे बर्फ के जो पहाड़ हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण पिघलते हैं। अगर वो पिघलेंगे तो एक बड़े अमाउंट में जो पानी है वो समुद्रों के अंदर ऐड होगा और जिससे सी लेवल यानी समुद्र की जो कह सकते हैं लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और समुद्र का लेवल बढ़ने से जो लोग समुद्री किनारों पर रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर डायरेक्टली कहीं ना कहीं खतरा है क्योंकि वो जमीनें पानी के अंदर चली जाएंगी और उससे यहाँ पर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरा माना जाता है। अब दोस्तों ये वो इसका एक अलग कह सकते हैं एक पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इस पर क्लाइमेट पर बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। जैसे वेदर्स का पैटर्न बिगड़ना, जैसे हमारे गर्मियों के दिनों में अच्छी गर्मी पड़नी चाहिए, सर्दियों के दिनों में अच्छी सर्दी होनी चाहिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। जहाँ पर गर्मियों में हम देखें तो गर्मियाँ इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उसका एक जो लेवल है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूट जाता है और सर्दियों में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे सबसे बड़ा खतरा है हमारे जो किसान हैं, जो हमारे फसल उगाने वाले लोग हैं उनके लिए। क्योंकि दोस्तों अगर फ्लड आता है, बाढ़ आती है तो भी वहां पर उनको खतरा है, उनके फसलों को खतरा है। वहां पर अगर सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है तो भी वहां पर उनको खतरा है। तो ऐसे में जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हम सभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है और इसका एक अनदेखा पहलू है हमारी जो ओजोन लेयर है उसका ब्रेक होना। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक ओजोन लेयर है जो हमारी अर्थ को सन का जो रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करती है। और ऐसे में अगर उस ओजोन लेयर को कुछ होता है तो यहाँ पर हमारी जो पूरी मानव जाति है उसको खतरा होगा, वो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कहीं ना कहीं एक रीजन वहां पर ये ओजोन लेयर बन सकती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है।
अब दोस्तों ये है कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग के जो बढ़ने से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो, और यहाँ पर हमारे जो जनजीवन है उस पर क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।